हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू एंड फ्रेश वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और मैं आज बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ क्योंकि आज का वीडियो उतना ही अलग है जितना आज का मेरा सेटअप और लुक है। ठीक है, आज का वीडियो ना तो कोई ब्लॉग है ना तो कोई फालतू की बकवास है। और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ। जी दोस्तों, कहानी एक वो वाली कहानी नहीं जो बचपन में आप दादी से, दादा से, नाना से, नानी से सुनते थे, वो वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं। बस ये एक नॉर्मल स्टोरी है जो शायद आप लोग भी अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू बकवास ना करते हुए आप से मैं यही कहूँगा कि आप आराम से बेड पे लेट जाइए और कान में एयरफोन लगाकर या ब्लूटूथ लगाकर आराम से लेट जाइए और मेरे कहानी को ध्यान से सुनिए। ठीक है, ओके। तो चलते हैं मेरे कहानी की ओर। एक कहानी स्टार्ट होता है जिस गांव का नाम पालमपुर है। इस गांव की बहुत ही खास बात है कि इस गांव में सिर्फ 150 और 200 लोग ही रहते हैं और इसी गांव में एक सवित्री नाम की एक बुजुर्ग और विधवा औरत अपने 20 साल के बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम दिलीप था। और उसके पति की मौत करीब 7 साल पहले बॉर्डर पे लड़ाई करते हो गई थी। और सवित्री बहुत ही सीधी सादी औरत थी, मतलब विधवा की तरह सफेद साड़ी पहनना और गले में कुंद की माला पहनना और हमेशा राम जी की पूजा करना और राम जी की भक्तों में हमेशा लीन रहती थी, हमेशा पूजा पाठ ही करते रहती थी। और बस इतना ही चाहती थी कि उसका बेटा जिसका नाम दिलीप था वो बड़े होकर अपने बाप की तरह फौजी बने। बस इसकी हमेशा से यही मनोकामना थी और राम जी से यही मांगती रहती थी और इसी ख्यालों में हमेशा डूबी रहती थी उसका बेटा कब फौजी में जाएगा और अपने बाप की तरह अपने देश के लिए लड़ेगा। पर ये काम बिल्कुल भी हो नहीं सकता था क्योंकि दिलीप अलग ही दिमाग का लड़का था। वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता था, घूमता फिरता और अपने दोस्तों के साथ हमेशा ऐश मौज करते रहता था। उसे कोई मतलब नहीं थी कि उसकी माँ क्या चाहती है, उसकी माँ को क्या चाहिए, उसे कोई भी परवाह नहीं थी। बहुत मतलब कह सकते एक नालायक लड़का था। और उसके 2 दोस्त थे, रोहन और सूरज, और दोनों ही बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए और शरारती किस्म के बच्चे थे। इनके साथ रह रहकर दिलीप भी उन्हीं की तरह बिगड़ता जा रहा था। फिर एक दिन संडे का दिन था, शाम का 6:30 बजे सवित्री अपने कमरे में आराम कर रही थी। उधर से बाहर से दिलीप आता है, ये चिल्लाते चिल्लाते, माँ माँ जरा सुनो, मुझे आपसे बात कहनी है। सवित्री अपने कमरे से धीरे धीरे निकलती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए और क्या बात करनी है तुम्हें। दिलीप धीरे धीरे आता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, हिचकिचाते हुए कहता है, माँ माँ मुझे ना शहर जाना है अपने दोस्तों के साथ पैसा कमाने के लिए। ये सुनते ही सवित्री बहुत जोर से अपने हाथ को दिलीप के हाथ से छुड़ाती है और गुस्से में बोलती है, ये क्या बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जा सकते मुझे और अपने पढ़ाई को छोड़कर। दिलीप ये सब सुनकर बोलता है, क्यों माँ, मैं शहर क्यों नहीं जा सकता। आप नहीं चाहती कि आपका बेटा शहर जाकर पैसा कमाए और अमीर इंसान बने। दिलीप की यह बात सुनकर शौक हो जाती है सवित्री और बोलती है, क्यों बेटा, तुम्हें अभी पैसा कमाने की क्या जरूरत है, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, पहले कुछ बन जाओ। तो रही बात पैसे की, तो तुम्हारे पापा के पेंशन के पैसे हर महीने 15,000 तो तुम्हें मिल ही जाती हैं। तो क्या तुम्हें उस 15,000 से तुम खुश नहीं हो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए पापा के पेंशन के पैसे, ये पैसे भी आप ही रख लो। इतने कम पैसों में मेरी जरूरत पूरी नहीं होती है। सिर्फ 15,000, ये 15,000 तो मेरे पढ़ाई में और ट्यूशन में ही खत्म हो जाते हैं और थोड़े बहुत जो बचते हैं वो आपकी दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। आप ही बताइए, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरी थोड़ी जरूरतें बढ़ रही हैं, वो कैसे पूरी होंगी। दिलीप की इतनी सारी बातें सुनने के बाद सवित्री को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और दिलीप जोर से चिल्लाकर बोलती है, नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, फिलहाल तो तुम अपने कमरे में जाओगे और पैसा कमाने का जो भूत चढ़ा है ना, तुम अपने दिमाग से निकाल दो और शांति मन से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अगले साल फौज में जाने की तैयारी करो। अपने पापा की तरह तुम्हें भी फौज में जाना है।
तुम्हें अपने पापा की तरह अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी है। फालतू की बातें मत सोचो। इतना सब कुछ कहते कहते सावित्री अपने कमरे में चली जाती है और दिलीप पीछे से बोलता है, नहीं माँ, मैं अपने पापा की तरह अपनी जिंदगी अपने देश के नाम नहीं करूँगा। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ और ये शहर जाकर ही हो सकता है और एक दिन मैं शहर जाकर ही रहूँगा। सुन लो आप माँ ध्यान से, मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा, फिर वापस कभी नहीं आऊँगा, मिलने भी नहीं। ये सब बोलकर दिलीप अपने कमरे में चला जाता है और गुस्से से गेट के दरवाजे को बहुत जोर से बंद कर देता है। सावित्री अपने कमरे में बैठे बैठे दिलीप की ये सब बातें सुनकर रो पड़ती है। फिर अगली सुबह दोनों माँ बेटे के कमरे का गेट खुलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। वो सोमवार का दिन था और 12 बजने वाला था। फिर भी दोनों में से किसी के दरवाजे खुलने का कोई अता पता ही नहीं था। फिर लगभग 1 बजे तक घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा कोई आवाज दे रहा था और बोल रहा था, दिलीप दिलीप कहाँ हो तुम? अभी तक सो रहे हो क्या? तुम्हारी नींद नहीं खुली अभी तक? ये सुनकर दिलीप के कमरे का गेट खुलता है और दिलीप बाहर गेट खोलता है और देखता है कि इसके दोनों दोस्त रोहन और सूरज आए हुए हैं। और सावित्री का भी कमरे का गेट खुलता है और वो बाहर आती है। दिलीप की माँ को देखकर रोहन और सूरज उन्हें प्रणाम करते हैं पर उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। ये देखकर दिलीप और सूरज दोनों ही थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनकी माँ हमेशा उन्हें प्रणाम या नमस्कार का जवाब दे दिया करती थी, पर आज नहीं। ये देखते ही सूरज रोहन को बोलता है, लगता है दोनों माँ बेटों में लड़ाई हुई है कल शाम को, हमें चलना चाहिए। फिर रोहन दिलीप को बोलता है, ठीक है दिलीप, हम दोनों चलते हैं, फिर मिलते हैं शाम को अपने उसी पुराने अड्डे पे। और ये सुनकर दिलीप ही बोलता है, ठीक है दोस्तों, तुम लोग जाओ, हम लोग मिलते हैं शाम को उसी पुराने अड्डे पे। ये बोलते बोलते दिलीप फिर से अपने कमरे में चला जाता है। फिर सावित्री ये सब देख कर भी कुछ नहीं बोलती है और वह किचन की ओर चली जाती है खाना बनाने के लिए। करीब करीब दोपहर 3 बजे तक सावित्री खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद दिलीप का इंतजार करती है। साथ में खाना खाने के लिए इंतजार करते करते 4 बज जाता है। अभी तक दिलीप अपने कमरे से नहीं निकलता है। ये देखकर सावित्री भी खाना नहीं खाती है और गुस्से से वो भी अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दिलीप के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दिलीप अपने कमरे से धीरे धीरे निकलता है और देखता है कि खाना निकला हुआ है। ये देखकर दिलीप मुस्कुराता और बोलता है, मुझे पता है ये खाना मेरे लिए ही निकला है क्योंकि मेरी माँ मुझसे कितना भी नाराज या गुस्सा हो सकती है पर मुझे भूखा नहीं देख सकती। ये बोलते बोलते एक प्लेट में खाना निकाल कर वो अपने कमरे में फिर से चला जाता है। पीछे से ये दृश्य सावित्री अपने कमरे से देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, मुझे पता है बेटा, तुम मुझसे नाराज हो सकता है पर मेरे खाने से नहीं। इसके बाद करीब 7 बजे तक दिलीप के कमरे का गेट फिर से खुलता है। कमरे से निकलकर दिलीप किचन की ओर जाता है और बर्तन को रख देता है। इस बार अपने कमरे में ना जाकर वो बाहर जाता है, शायद अपने दोस्तों से मिलने के लिए। थोड़ी देर चलते चलते उसे अपने दोस्त दिख जाते हैं। वो दोनों, उसके दोस्त एक पान वाले दुकान के पास बैठकर पान खा रहे थे। फिर दिलीप बहुत जोर से आवाज देता है, रोहन, सूरज, जल्दी इधर आओ यार, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बातें करनी है। ये सुनते ही रोहन और सूरज दौड़ते दौड़ते दिलीप के पास आते हैं और हाफते हाफते बोलते हैं, क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही परेशान हूँ। नहीं भाई, तू बता, जब हम करीब करीब 1 बजे तेरे घर आए थे तो उस टाइम भी ना तू और तेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। तो उस टाइम हम दोनों ने तुझसे कुछ नहीं पूछा। अगर तू अभी मिला है तो बता दे, तेरे घर में क्या परेशानी चल रही है, हम दोनों से जितना होगा तेरी मदद कर देंगे। ये सुनकर दिलीप बोलता है, क्या क्या बताऊं भाई, मेरी जिंदगी और मेरे घर में बहुत कुछ चल रहा है। तो
फिर रोहन बोलता है, अरे सब कुछ बता यार, जितना हो सकेगा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सब बातें सुनकर दिलीप भी शाम की सारी बातें रोहन और सूरज को बता देता है। दिलीप की बातें सुनकर दिलीप को एक ऐसा आइडिया देते हैं जिसको सुनने के बाद दिलीप इतना खुश हो जाता है और खुश होकर बोलता है, ठीक है यार, मैं यही करूँगा, तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा आइडिया दिया है, मेरा काम भी हो जाएगा और माँ भी खुश हो जाएगी। ये बोलकर दिलीप दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर भागता है और जैसे ही घर पहुंचता है सावित्री दरवाजे पे खड़ी होती है। दिलीप अपनी माँ को देखकर थोड़ा मुस्कुरा कर अपने माँ को गले लगा लेता है और बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है और मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से भी बात की और बुरा भला भी कह दिया गुस्से में। सावित्री ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुझसे नाराज नहीं हूँ, तू बस इसी तरह खुश रहा कर, मैं बस यही चाहती हूँ। फिर दिलीप बोलता है, हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ और आज के बाद मैं शहर जाने की कभी भी कोई बात ही नहीं करूँगा, आपके साथ हमेशा साथ में ही रहूँगा। ये सब सुनकर सावित्री बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, बहुत अच्छा बेटा, कम से कम तुम्हें समझ तो आया कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, ये सब तो बातें होती रहेंगी, अब चलते हम दोनों खा लेते हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। फिर दिलीप बोलता है, नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया था जब आप अपने कमरे में थी तब। सावित्री बोलती है, मुझे पता है बेटा, तुमने खाना खा लिया था, जब तुम खाना खा रहे थे तो पीछे से मैं तुम्हें देख रही थी। दिलीप मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे भी पता है माँ कि आप मुझे पीछे से देख रही थी। इतनी सारी बातें करते करते दोनों माँ बेटे को एहसास ही नहीं हुआ। दिलीप को अचानक से घड़ी पे नजर पड़ी। दिलीप अपनी माँ को बोलता है, माँ 1 बज गया है, अब हम दोनों को सोना चाहिए। फिर सावित्री बोलती है, हाँ बेटा सही बोल रहे तू, इतनी दिनों बाद बात की है ना हम दोनों माँ बेटे साथ में, तो पता ही नहीं चला टाइम का। ठीक है बेटा, तुम चले जाओ सोने, मैं ये बर्तन वर्तन धोकर मैं भी चली जाऊंगी सोने। फिर दिलीप बोलता है, हाँ माँ ठीक है, मैं जाता हूँ सोने, आप ही जल्दी से काम खत्म करके सोने चली जाइएगा। ये बोलकर दिलीप झूठा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। और थोड़ी देर बाद सावित्री भी अपना काम सारे खत्म करके कम से कम 2 बजे तक वो भी अपने कमरे में चली जाती है। तो क्या लगता है दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, ये कहानी अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी का पार्ट 2 मतलब एपिसोड 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। कैसे भूल सकते हैं आप लोग रोहन और सूरज को? इनका किरदार ही तो मेन विलन वाला है। क्योंकि याद कीजिए, दिलीप ने अपनी माँ की कहानी बताई थी रोहन और सूरज को, ऐसा क्या आइडिया दिया था जो सुनने के बाद दिलीप मुस्कुराकर अपनी माँ को माफ कर देता है और गले लगा के उनसे माफी मांगता है। ऐसी क्या बात है, जानने के लिए आप इंतजार कीजिए इसी एपिसोड का पार्ट 2 मतलब एपिसोड 2। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो। पता नहीं अगर अच्छा बुरा जो भी, अगर कुछ गलतियाँ मुझसे हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मतलब कुछ तो, क्योंकि पहली ये स्टोरी है मेरी, अगर कुछ भी खराब लगे, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट में आप बता सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए, बाकी मैं आगे मैं वो गलतियाँ ना करूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो और ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर अगली एपिसोड की वीडियो जब आएगी तो सबसे पहले आपके फ़ोन में घंटी बजे। ठीक है दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों अब कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को बाय बोलता हूँ, और कुछ भी अच्छा बुरा होना तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।